Hello, dear student. Uh, we are discussing about the cellular respiration, and in which we have discussed about the glycolysis, Krebs cycle, and electron transport chain. In this chapter, we will discuss about how these electrons transport chain are utilized for the formation of ATP formation. जैसा कि हमने देखा इसमें कि इन respiration what's happen, the glucose molecules convert into carbon dioxide and water molecules side by side. It is releasing reducing potential NADH2 and FADH2. Okay, these FADH2 and NADH2 through electron transport chain, they are जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था, they are releasing proton या hydrogen molecules from matrix to intermembrane space. ओके, हाउ दिस ग्रेडियंट। सो अब तक जो भी हो क्या कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इससे पहले हमने पढ़ा इस वीडियो में, और उसमें हमने नेट रिजल्ट में ये देखा कि जो मैट्रिक्स है उसमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन की या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और प्रत्येक जो कॉम्प्लेक्स है उसका एक टिपिकल फंक्शन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसको समझने से पहले, इसी के बीच में एटीपी को समझने से पहले एक क्यू साइकिल और होता है जो इसके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड के बीच में होता है। ये क्यू साइकिल क्या करता है, एक साथ में दो प्रोटॉन्स को फ्रॉम मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज करता है। ये डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है जिनके हमने इससे पहले वाली क्लास में इनको डिस्कस किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन, इस जो प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको सबसे पहले बहुत सारी थ्योरियाँ दी गई, उसमें से एक कीमियोस्मोटिक थ्योरी दी गई बाई पीटर डेनिस मिचेल, जो ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे, एंड ही अवार्डेड in 1978 Nobel Prize for Chemistry for his discovery of chemiosmotic mechanism of ATP synthesis। किस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है ये उन्होंने थ्योरी दी और उसको बताया। उनके इस वर्क को देखते हुए उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो दिस इज़ द वेरी big discovery because everyone want to know that how the ATP formation take place, and it is how it is uh, utilized for formation in different biochemical activities। So ATP क्या है? ATP एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। एक एडिनोसिन शुगर्स होती है, ये एडिनोसिन शुगर्स होती है, और उसमें एक प्यूरिन शुगर से उसमें एक पेंटो शुगर जुड़ी होती है, और उसके साथ में उससे 3 फॉस्फेट बॉन्ड लगे होते हैं। जब ये 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं तब इसको हम ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं। जब इनमें से एक फॉस्फेट बॉन्ड कम हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और अगर 2 फॉस्फेट एक साथ में रहता है तो हम उसको पीपीआई से डिनोट करते हैं। एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होता है तो उसको पीआई से हम उसको डिनोट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कीमियोस्मोटिक थ्योरी में? कीमियोस्मोटिक थ्योरी में एक एडीपी, एक फॉस्फेट आयंस मिल करके एक एटीपी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज़ नोन एज एटीपी सिंथेस। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये एटीपी फॉर्मेशन
माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तब इसको हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। अगर एटीपी का फॉर्मेशन प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में होता है देन इट इज नोन एज फोटोफास्फोराइलेशन। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इनमें जैसा कि अब तक हमने जो भी रेस्पिरेशन पढ़ा उसका जो नेट रिजल्ट जो रहा उसमें FADH2 और NADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और वो FADH2 और मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक होते हैं तो उनके प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जाता है जब तक कि उसको फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो कुल मिलाकर के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाता है। और यही बेसिक है कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी का या एटीपी फॉर्मेशन का, जिसमें एक एक्चुअली कीमियो-ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब जैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जैसे उसमें होता है ऑस्मोसिस में, उसी तरीके से इसमें भी वाटर प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, और उसी के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दूसरी जो ये हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन जो जिसमें ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस में होता है, जिसको हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। एटीपी जनरेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टोटल जो एटीपी जनरेशन जो होता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, उसको यहाँ पर थोड़ा समराइज करके दर्शाया गया है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसमें 2 नेट एटीपी का प्रॉफिट होता है, और क्रेब्स साइकिल में 10 मॉलिक्यूल्स NADH के, 2 मॉलिक्यूल FADH2 के बनते हैं, और ये टोटल मिलाकर के 38 ATP का फॉर्मेशन इनमें होता है पूरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एग्जॉस्ट रेस्पिरेशन करने के बाद में। इसके जो मेन जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो इन फॉर्म ऑफ NADH और FADH2 के जो रेडिएशन पोटेंशियल है वो कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी के थ्रू होता है। बाकी एक एटीपी का फॉर्मेशन, 2 एटीपी का फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस में भी होता है, और 2 एटीपी का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल के दौरान भी होता है। उसको हम सबस्ट्रेट लेवल एटीपी फॉर्मेशन कहते हैं। जो एटीपी का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में थ्रू द एटीपेज जो क्या कहते हैं वो एंजाइम्स उसके थ्रू होता है, उसको हम कीमियो-ऑस्मोटिक एटीपी फॉर्मेशन कहते हैं, और वो मेजर पार्ट होता है। ये देखिएगा, ये समरी है टोटल उसकी। इसमें ग्लाइकोलाइसिस में नेट 2 बनती, 2 काम में आ जाती है, क्रेब्स साइकिल में 2 बनती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कुल मिलाकर के 38 एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ पर जो देखते हैं हम, प्रत्येक एक NADH मॉलिक्यूल्स में 3 एटीपी फॉर्मेशन करने की बराबर वो उसकी कैपेबिलिटी है। इसको कैसे समझेंगे? क्योंकि जितना NADPH बनने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन जो मूव होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर के कॉम्प्लेक्स 4 तक, तो एक इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होता है तो कितने प्रोटॉन को वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचाता है, इस पर डिपेंड करता है कि वो कितने एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसी तरीके से FADH2 है। FADH2 में भी
वही बात FADH2 का जब ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सेकंड के थ्रू, फिर थर्ड में जाता है, फिर थर्ड फोर्थ में जाता है, फिर फाइनल एक्सेप्टर हो जाता है, तो वहाँ पर इसने कितने प्रोटॉन रिलीज किए फ्रॉम मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, इस पे डिपेंड करता है कि उससे कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ रफली ये मानते हैं कि एक NADH से रफली 3 एटीपी का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि FADH2 से 2 एटीपी का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि जब NADH को अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अगर हम देखते हैं तो NADPH से जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, उसके साथ में 2 प्रोटॉन्स वो रिलीज कर देता है। देन उसके बाद में वो क्यू साइकिल के थ्रू 2 प्रोटॉन फिर कर देता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है। तो कुल मिलाकर के वो जो प्रोटॉन्स जो रिलीज करता है वो 6 के अराउंड हो जाते हैं उसमें। तो वहाँ पर 6-9 के ज़्यादा हो जाते हैं कुल मिलाकर के। तो NADH से ज़्यादा प्रोटॉन्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जबकि FADH2 डायरेक्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स में जाता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स से फिर UBQ से होता हुआ थर्ड से फोर्थ में जाता है। तो वहाँ पे कम ATP का फॉर्मेशन होता है। Okay, in next video we will discussing about more detail about ATP formation.